चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 3 रूटों पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश में मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक में मदुरई से बेंगलुरु और तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलने वाली है। मेरठ सिटी से उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक वंदे भारत से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में करीब 1 घंटे की बचत होगी। इसी तरीके से चेन्नई एग्मोर नागरकोइल वंदे भारत ट्रेन 2 घंटे से कुछ ज्यादा और मदुरई से बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन लगभग 1 घंटे 30 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। ये नई वंदे भारत ट्रेनें क्षेत्र के लोगों को तेज गति और आराम के साथ यात्रा करने का विश्व स्तरीय साधन प्रदान करेंगी। वो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में यात्रियों को भी बेहतर सेवाएं देंगी। नई वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, यात्रा का समय कम होगा और पर्यटन को भी साथ साथ बढ़ावा मिलेगा। वहीं इसके उद्घाटन के लिए तीनों स्टेशनों पर बड़ा मंच बनाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस अवसर के लिए पूरे स्टेशन को सजाया गया है। चलिए अब ये 3 नए वंदे भारत के स्पेशल फीचर्स हम आपको बता देते हैं बुलेटिन में ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, देश को आज 3 नए वंदे भारत मिलने वाली है। आज देश को मिलेंगी 3 नए वंदे भारत ट्रेनें। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को ये 3 वंदे ट्रेन बढ़ावा देने वाली है। उत्तर प्रदेश में मेरठ से लखनऊ के बीच पहली चलेगी। दूसरी की बात करें, कर्नाटक में मदुरई से लेकर बेंगलुरु के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो ये तमाम 3 नई ट्रेनें जिनका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाएंगे। इन राज्यों में चलेंगी वंदे भारत। उत्तर प्रदेश मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक की बात करें मदुरई से बेंगलुरु, वहीं बात करें तमिलनाडु की तो चेन्नई से नागरकोइल के बीच। इन राज्यों को कवर करते हुए ये वंदे भारत ट्रेनें चलने वाली है और आज इसका उद्घाटन होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी इन 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाने वाले हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जिला न्यायपालिका का 6 सत्रों वाला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू होगा। इसका उद्घाटन भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण देने वाली है। तो इस वक्त की खबर हम आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जिला न्यायपालिका का 6 सत्रों वाला 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो जाएगा। इसका उद्घाटन बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं इस 2 दिवसीय अवसर पर। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी की है। पीएम मोदी की यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि वो ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना
होगा। भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ब्रुनेई दौरे के दौरान पीएम ब्रुनेई के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी 4 से 5 सितंबर सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान मोदी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भाग लेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा शामिल है। एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण मिला है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ब्रुनेई के दौरे पर पीएम मोदी क्या क्या इवेंट्स होने वाले उसके बारे में बता दें। 3 से 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य इस दौरे का रहने वाला है। आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा भी देना इस दौरे का मकसद रहने वाला है। भारत और ब्रुनेई राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40 वर्षगांठ मना रहा है। सिंगापुर की यात्रा पर भी जाएंगे पीएम मोदी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पीएम मोदी 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं इस दौरे से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। पीएम कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भाग लेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होंगे पीएम मोदी। इसके अलावा एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण मिला है। तो ये तमाम वो पिन पॉइंट्स हैं ब्रुनेई के दौरे पर। अब बात करते हैं अगली फैक्ट की। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। नेचुरल सोर्सेज के लिए जाना जाता है। तेल और गैस के क्षेत्र में नेचुरल सोर्सेज, ब्रुनेई इसकी खासियत है। तेल और गैस के क्षेत्र में नेचुरल सोर्सेज हैं। ब्रुनेई में भारत और ब्रुनेई के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध बरकरार है। लेकिन पहला दौरा ये होने वाला है पीएम मोदी का। बाकायदा पहले प्रधानमंत्री वो होंगे जो ब्रुनेई के दौरे पर जाने वाले हैं। तो ब्रुनेई की क्या खासियत है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ये यात्रा किस तरीके से खास रहने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें व्यापार हो, निवेश हो और सुरक्षा सहयोग हो, ये तमाम फैक्ट्स बातें शामिल हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। विभिन्न समझौतों पर साइन किया जा सकता है। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान से भी मुलाकात करेंगे। तो तमाम अहम मुद्दे हम आपको बता रहे हैं इस ब्रुनेई दौरे से जुड़ी आपको कि कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे कि ब्रुनेई का ये यात्रा पीएम मोदी के लिए खास बन जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ब्रुनेई जाना क्या लक्ष्य रहने वाला है पीएम मोदी का। अब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास क्या है। भारत और ब्रुनेई के बीच 1984 में राजनीतिक संबंध थे। तब से दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़े हैं। दोनों का जो तालमेल है वो बढ़िया है, रिश्ते अच्छे हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति शामिल है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का वहां जाना, दौरे पर जाना और भी खास हो जाता है क्योंकि वहां पर अपने लोगों से भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। तो 3 से 4 सितंबर को ब्रुनेई जाने वाले हैं पीएम मोदी और वो पहले भारतीय पीएम हैं जिन्होंने ब्रुनेई का दौरा वो करने वाले हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक पहली बार केरल के पलक्कड़ में आज से 2 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन में इस बार सबसे खासा जोर विपक्ष की जातिवादी राजनीति का तोड़ निकालने पर होने वाला है। सम्मेलन में आरएसएस की ओर से प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबले, सभी 6 संयुक्त महासचिव और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे। जबकि बीजेपी की टीम में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष और संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश समेत अन्य लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। चलिए एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन इसमें शामिल होने वाले, मौजूद रहने वाले, इसके बारे में बता दें। सर संघचालक मोहन भागवत इसमें रहेंगे शामिल। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले इसमें शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा
सभी 6 से सरकारवा शामिल होने वाले हैं। 32 अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इसका हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा संगठक वी सतीश भी शामिल होंगे। तो तमाम वो नाम हैं जो मौजूद रहने वाले हैं फिलहाल इस बैठक में। तमाम बड़े नाम हमने आपको बताया। इसके बाद किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? आरएसएस और बीजेपी में तालमेल बढ़ाने पर फोकस इस बैठक का रहने वाला है और बीजेपी से दूर हुए ओबीसी दलित वोटर की वापसी, किस तरीके से वापस उन्हें अपने पाले में लिया जाए। बीजेपी में संगठन चुनाव कार्यकारी अध्यक्ष का चयन, ये सबसे अहम मुद्दा होने वाला है इस बैठक का। इसके अलावा जातीय जनगणना को लेकर चर्चा भी मुमकिन है। उम्मीद है कि इस पर भी चर्चा होगी। एससी एसटी के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा इस बैठक में होने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा, किस तरीके से इस वक्त वहां हालात हैं हिंदुओं के, इस पर चर्चा। इसके अलावा कोलकाता कांड पर विचार विमर्श भी संभव है इस बैठक में। तो तमाम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस बैठक को खास बना रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने की प्रगति, किस तरीके से आगे चीजें बढ़ने वाली हैं, उस पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में संघ का विस्तार, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आज इस बैठक में हिस्सा हो सकते हैं। शताब्दी वर्ष को लेकर तैयार होगा प्लान। तो आगे क्या प्लान रहने वाला है, मास्टर प्लान क्या रहेगा, मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा, इसको लेकर तमाम चीजें डिस्कस आज इस बैठक में होने वाली हैं। और आखिर क्यों आरएसएस बीजेपी के बीच अनबन है? राम मंदिर पर आरएसएस की हर सलाह किनारे करना, ये अनबन की पहली वजह। प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक बनाना, तो ये वो तमाम वजह है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी के बीच खटपट है, अनबन है। प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था, ये वजह है। इसके अलावा ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चाहती थी आरएसएस। इसके अलावा आरएसएस ने बीजेपी से कहा था कि वॉशिंग मशीन मत बनो। इसके अलावा यूपी में टिकट बंटवारे पर सहमत नहीं था आरएसएस। इसके अलावा क्या वजह थी? मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन आरएसएस को नापसंद थे, जो कि बहुत बड़ा स्लोगन रहा है। मोदी की गारंटी, इस बार 400 पार, ये तमाम वो नारे थे जो कहीं ना कहीं आरएसएस को पसंद नहीं थे। तो आपको बता दें केरल में आज आरएसएस की वार्षिक बैठक होने वाली है। तमाम इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कौन से बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की आज भी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश की सभी 90 सीटों पर पैनल पूरे हो जाने के फिलहाल आसार हैं। इसी के साथ कांग्रेस की 2 या 3 सितंबर को होने वाली सीईसी बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। तो अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन किया गया। बैठक की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की आज भी बैठक होने वाली है और इस बैठक में प्रदेश की सभी 90 सीटों पर पैनल पूरे हो जाने के भी आसार हैं। चलिए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में क्या क्या रहने वाला है, कैसे ये खास है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मंथन आज इस बैठक में होने वाला है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। पैनलिस्टों का नाम पूरा हो जाएगा। 28 मौजूदा विधायकों के टिकटों के लिए चर्चा होने वाली है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी लिस्ट। तमाम वो लिस्ट जो आज तैयार होगी, नाम जो फाइनल होंगे, 2 या 3 सितंबर को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर की विधानसभा चुनाव में कौन से बड़े चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बारे में। तमाम हमने फैक्ट्स आपको पॉइंट्स बताएं। सांसदों को टिकट नहीं दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं 5 फॉर्मूले, कांग्रेस के टिकट बंटवारे के 5 फॉर्मूले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चुनाव हारे नेताओं को टिकट इस बार नहीं दिया जाने वाला है। विधानसभा चुनाव में दागी नेताओं को भी नहीं मिलेगा टिकट। ये तमाम वो लोग हैं जिनको इस बार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पत्ता साफ हो गया है। पार्टी छोड़कर फिर शामिल हुए नाम खारिज होंगे। इसके अलावा विधायकों के टिकट कटने
जरूरी नहीं। तो ये तमाम 5 फॉर्मूले इस बार कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है। तमाम नाम इसमें कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएंगे, लिस्ट बनेगी, लिस्ट सौंपी जाएगी। बैठक में उम्मीदवारों पर मुहर आज लग सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं अब कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के बंगाल बंद का जवाब टीएमसी बीजेपी को उसी अंदाज में देने का मन बना चुकी है। कैसे? टीएमसी ने आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऐसे मामले में आरोपियों को मृत्यु दंड देने के लिए कानून बनाने की मांग की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी खबर पर। टीएमसी का हल्ला बोल है आज पश्चिम बंगाल में। कैसे, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज रहने वाला है। जैसा बीजेपी ने किया था, टीएमसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन आज पश्चिम बंगाल में होने वाला है। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग टीएमसी करने वाली है। ममता बनर्जी की केंद्र से मांग क्या रहेगी, वो इसका मुद्दा रहने वाला है। मृत्यु दंड देने के लिए कानून बनाने की मांग टीएमसी समर्थक आज इस प्रदर्शन के जरिए करने वाले हैं। तो ये तमाम एक वो पॉइंट है जो अब एक मोड़ नया आया है इस केस में। अब बीजेपी का हल्ला बोल किस तरीके से, ताला लगाओ अभियान अब बीजेपी ने शुरू कर दिया है भाई। बीजेपी महिला मोर्चा का मार्च आज रहने वाला है पश्चिम बंगाल में। राज्य महिला आयोग का घेराव, तो ये वो पैंतरे हैं जो बीजेपी ने टीएमसी के अगेंस्ट आज अपनाए हैं। अब बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का प्रोटेस्ट 30 अगस्त टीएमसी के स्टूडेंट विंग का प्रोटेस्ट था। किस तरीके से एक-एक करके टाइमलाइन पूरी हम आपको बता रहे हैं। 31 अगस्त हर ब्लॉक में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन 31 अगस्त को हुआ था। फिर 1 सितंबर की बात करें, टीएमसी के महिला मोर्चा का हल्ला बोल होगा। ये आगे का टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम किस तरीके से 30 अगस्त को क्या हुआ, क्या इवेंट था, 31 को क्या हुआ और अब 1 को क्या होने वाला है। पीएम को ममता की एक और चिट्ठी। पहली मांग क्या है, रेप से निपटने को लेकर सख्त केंद्रीय को डिसीजन ले। दूसरी मांग, कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो। तीसरी मांग, तय समय सीमा में मामलों का निपटारा हो। ये तमाम वो मांगे हैं जो पीएम को ममता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। वो मांगे जो ममता चाहती हैं लागू हो, मिले। अब कोलकाता कांड में संदीप घोष पर शिकंजा, 15वें दिन पूछताछ होगी। अब 160 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। किस तरीके से इस संदीप घोष पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता है, ये कैसे फंसता है, वो बता रहे हैं हम आपको। रेप मर्डर मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट इसका किया जाता है। इसके अलावा करप्शन केस की भी जांच। तो किस तरीके से कोलकाता कांड में एक्शन लिए जाते हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ईडी और सीबीआई कर रही है फिलहाल पड़ताल इस केस में। आईएमए ने भी किया सस्पेंड। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से संदीप घोष शिकंजे में फंसता चला जाता है, किस तरीके से अपने ही गलती सजा में फंसता चला जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? कोलकाता कांड में पॉलीग्राफ टेस्ट, संजय रॉय मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। इसके अलावा संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अनूप दत्त एएसआई कोलकाता पुलिस, इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। सौरभ सिविल वॉलंटियर, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अमित कुमार दास सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। शुभाशीष मंडल सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। और ट्रेनी डॉक्टर अर्का का भी पॉलीग्राफ टेस्ट इस मामले में होता है। एक और ट्रेनी डॉक्टर सौमित्र भी शामिल है इस टेस्ट में, शुभदीप इंटर्न। ये तमाम वो नाम है जो कहीं ना कहीं उस टाइम क्राइम स्पॉट में इर्द गिर्द मौजूद थे। गुलाम हाउस स्टाफ, इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट इस मामले में होता है। तो ये तमाम वो नाम है, वो कहीं ना कहीं ये स्टेप्स हैं जो ईडी सीबीआई ने लिए। और लेकिन अभी भी सवाल पश्चिम बंगाल में यही है कि न्याय कब तक आरोपी बचते रहेंगे। तो आपको बता दें, टीएमसी का आज पश्चिम बंगाल में हल्ला बोल रहने वाला है और कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अब जारी हो गई है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह का परियोजना की आधारशिला रखी, लेकिन इस इलाके में रहने वाले मछुआरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। मछुआरों का कहना है कि बंदरगाह बनने से उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। हालांकि इलाके के मछुआरा समुदाय ने तट पर बैनर और काले झंडे लगाकर इसका विरोध किया। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहे जाने वाले इस बंदरगाह को 1990 के दशक में बंद कर दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार की सागरमाला परियोजना के तहत 2015 में इसकी फिर से शुरुआत की गई। मछुआरों का कहना है कि वधावन बंदरगाह बनने के बाद उनकी कमाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर रोजी रोटी की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों का रुख करना पड़ेगा। आम्हाला हा बंदेरा नको आहे, आम्हाला आमचं मासलीचा धंदा आहे ना, आम्हाला तोच, आमची तीच रोटी आहे, आम्हाला बंदेरा नको आहे। जर बंदाला आला तुम्हाला बंदेरा आला तर आम्हाला बहुत जास्ती त्रास होणार। आमच्या बोटी जायला, आम्हाला बंदरावरती मासली करायला। आज प्रधानमंत्री ते उद्घाटनासाठी आले, तुम्ही काय बोलणार ते प्रधानमंत्री जे आले आज उद्घाटनासाठी पालघरमध्ये, तर तुम्ही काय बोलणार त्याच्याबद्दल? आम्हाला नकोच आहे तो बंदेरा। आम्हाला बंदेरा नकोच आहे, आम्हाला बंदेऱ्यामुळे आम्हाला जास्ती त्रास होणार आहे। आमचा विरोध आहे वाळवण बंदर तिथे आहे, आम्हाला मच्छीमारासाठी ते त्रास आहे, मग आम्हाला त्याचा आनंद करायचा आहे, ते नाही पाहिजे आम्हाला वाळवण बंदर। जर वाळवण बंदर बनला तुमचा काय त्रास होणार? आम्हाला आमचे मासलीला त्रास होणार, आम्हाला मासली सुकवायला, मासली बोटी धरायला आम्हाला नाही जमणार ते वाळवण बंदर। आम्हाला ते नको आहे वाळवण बंदर। मछुआरा समुदाय के नेताओं ने दावा किया है कि पालघर पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी सुद्धा ह्या वाढवण बंदराला मासेमारांच्या हिताला बाधा आणणारा प्रकल्प असल्यामुळे नको म्हणून त्याला विरोध केला होता आणि 97 पासून आपल्या राज्यातील सगळ्या मासेमार संघटना या प्रकल्पाला कठोर विरोध करत आहेत, पण सरकार ते काय जुमानत नाही। सरकारची भूमिका अशी आहे की सरकारला पैसा पाहिजे। याचा विरोध अशासाठी आहे की बंदर जरी पालघर जिल्ह्यामध्ये होत असलं तरी मुंबई उपनगर, ग्रेटर मुंबई, ठाणे जिल्हा आणि पालघर या सर्व जिल्ह्यातील मासेमार हे त्या गुजरातच्या बाउंड्रीपर्यंत आपली मासेमारी करत असतात आणि तिथे चांगल्या प्रकारची मासली म्हणजे निर्यात करणारीची मासली जी असते, पापलेट, घोळ, दाडा, रावस अशी चांगल्या प्रतीची मासली त्याच भागामध्ये मिळते आणि त्या भागाला आमची मच्छीमार समाज त्याला गोल्डन बेल्ट असं त्याला बोललं जातं। ऑल वेदर पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मिलकर डेवलप करेगा। इस पर लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये बंदरगाह 17,471 हेक्टेयर इलाके में फैला होगा। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बंदरगाह बनने की वजह से लोगों में खासा गुस्सा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। तमाम काले झंडे लहराकर लोग अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये बंदरगाह बनने से उनके रोजगार पर खतरा होगा, किस तरीके से उनके पर्सनल स्पेस पर, उनके फाइनेंस पर, किस तरीके से उनकी जो आर्थिक स्थिति है उन पर असर इस बंदरगाह के बनने से पड़ने वाला है। तो ये हमने तमाम आपको तस्वीरों के जरिए बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त हालात बंदरगाह बनने से लोगों में खासा गुस्सा है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।